हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज हम इस वीडियो में ट्रेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी विच हैज़ बीन गिवन बाय गॉर्डन विलर्ड एल्पर्ट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूजीसी नेट साइकोलॉजी के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी में। So, without much ado, let's start with the introduction of Gordon Willard Alport. इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1897। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। इसीलिए इनको फाउंडिंग फिगर्स ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी भी बोला जाता है या उनको रिफ़र किया जाता है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू स्केल्स एंड रिजेक्टेड। तो इन्होंने रिजेक्ट करा था साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी को एज वेल एज बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी को भी। साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी क्या बोलती है? सिगमंड फ्रॉयड द्वारा ये बनाई गई थी या डेवलप किया गया था ये पर्टिकुलर अप्रोच। उसमें सिगमंड फ्रॉयड बोलते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो क्या, वो हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ आर अनकॉन्शियस माइंड एज वेल एज वॉट एवर एज अ चाइल्ड जो हमने एक्सपीरियंसेस करे हैं, वो सारा जो चीज़ें हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। ठीक है। वहीं बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है? बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे पता चलती है या कैसे डेवलप होती है, जिस तरीके से वो अपने सराउंडिंग्स में या अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है। उसका बिहेवियर मतलब हाउ दैट पर्सन इज इंटरेक्टिंग विद हिज और हर एनवायरनमेंट, विद हिज और हर थिंग्स जो उसके आसपास हैं। उससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। तो ये जो अप्रोच थी ऑफ व्यूइंग अ पर्सनैलिटी और एक्सप्लेनिंग अ पर्सनैलिटी, गॉर्डन एल्पोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था और इन्होंने अपनी एक ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी, जिसको हम एक्सेलेटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या थ्योरी ऑफ ट्रेट भी बोल सकते हैं। ट्रेट क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। Alpert contributed to the trait theory of personality and is known as trait psychologist. He opposed the idea that people can be classified according to small numbers of trait dimensions, arguing that each person is unique, distinguished by particular trait. तो इनके अकॉर्डिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट वो क्वालिटीज़ है हमारी एक इंसान के अंदर, वो जो वैल्यूज़ या वो क्वालिटीज़ जो उसके अंदर कंसिस्टेंट रहती हैं और लंबे समय तक रहती है, बैलेंस रहती है। ऐसा नहीं कि आज अलग है कल अलग हो जाएगी। कुछ हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो हमारे अंदर जन्म से होते हैं। और ये बोल सकते हैं कि हम हर बार कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में भी चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफरेंट हो, वो पर्टिकुलर ट्रेट जो होता है वो या वो पर्टिकुलर क्वालिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। वो कंसिस्टेंट रहती है और चेंज नहीं होती है, एक तरीके की रहती है, उसी को हम ट्रेट बोल सकते हैं। इन हिज वर्क कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेट एंड पर्सनैलिटी 1927, एल्पोर्ट स्टेट्स दैट ट्रेट्स आर हैबिट प्रोजेस्ड ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। तो सोशल सिग्निफिकेंस का मतलब है वो हैबिट्स जो सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट है, सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो हैबिट्स होती हैं जो हमारे एक इंसान के अंदर होती हैं, उनको हम ट्रेट बोल सकते हैं। And become very predictable traits are unit of personality. Alpert emphasized that an individual's personality is a single most unique thing about a person. So basically trait वो qualities होती हैं जो same रहती हैं और वो unique होती हैं। वही क्वालिटीज़ एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। कि हम ये पहचान सकते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में ए पर्सन तो ऐसे रिएक्ट करेगा और बी पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ट्रेट, डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट वैल्यूज़ एंड बी पर्सन हैज़ डिफरेंट ट्रेट, डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट वैल्यूज़। एल्पोर्ट बिलीव्ड इन 2 सेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। एल्पर्ट द्वारा ये बोला गया था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो 2 भागों में डिवाइडेड होती है। एक जो हम लोग जब इन्फेंट होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उस समय जो अपनी पर्सनैलिटी को हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो, और एक वो जो हम जब एडल्ट हो जाते हैं वो। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ पर्सनैलिटी और उसके बीच में कोई चीज़ नहीं है।
Either there is a personality of a child or there is a personality of an as adult, and there is nothing in between as per Gordon Allport. प्रिमिटिव बायोलॉजिकल अर्जेस, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो हमारे, अब देखो एल्पोर्ट क्या बोलते हैं कि जो इन्फेंट का बिहेवियर है या एक चाइल्ड का बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, जो बायोलॉजिकल अर्जेस जो हमारे अंदर एज अ फिजियोलॉजिकल, जो हमारी बॉडीली जो अर्जेस होते हैं, बॉडीली जो ड्राइव्स होती हैं, उनके द्वारा जो हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं या हम लोग जो एक्शंस लेते हैं एज अ इन्फेंट, वो इन्फेंट का बिहेवियर होता है. लेकिन जब हम एडल्ट होते जाते हैं वो बायोलॉजिकल अर्जेस हमारे बिहेवियर को डोमिनेट नहीं करते हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को डोमिनेट नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हो रही होती है हमारे आसपास, उससे हमारा जो एक्शन है वो डोमिनेट हो रहा होता है. तो एडल्ट की फंक्शनिंग इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इन नेचर, एंड इन्फेंट की फंक्शनिंग जो होती है वो बायोलॉजिकल अर्जेस और रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड करती है. ये गॉर्डन एल्पोर्ट बोलते हैं. अडल्ट इज़ नॉट कॉन्स्ट्रेन्ड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, देयर फोकस इज मोर ऑन कॉन्शियस देन अनकॉन्शियस. सिगमंड फ्रूड के द्वारा ये बोला गया था कि एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से मिलके बनती है, अनकॉन्शियस माइंड से मिलके बनती है. हमारा जो पास्ट है वो हमारे पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बनाता है. वहीं गॉर्डन एल्पोर्ट क्या बोलते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी इज डिपेंड्स मोर, डिपेंड्स नॉट on the past or not on the experiences of past but on the present as well as future. कि हम अभी क्या सोच रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्शन क्या होगा, एंड इन फ्यूचर हम क्या करना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा एक्शन क्या होगा. लेकिन हमारा एक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमारे पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ है. ये एल्पोर्ट कह रहे हैं. वहीं सिगमंड फ्रूड ने इसका डिफरेंट बोला है कि हमारे पास्ट बिहेवियर एक्सपीरियंसेस भी हमारे प्रेजेंट एक्शंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं. He proposed the uniqueness of each individual's personality. गॉर्डन एल्पोर्ट ये बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल, हर पर्सन के पास एक अपना एक सेपरेट, एक यूनिक सेट ऑफ पर्सनैलिटी, सेट ऑफ वैल्यूज़ रहती हैं, क्वालिटीज़ रहती हैं, ट्रेट्स रहते हैं जो उसको दूसरे इंसान से भिन्न करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं. ट्रेट का मतलब क्या है? एल्पोर्ट डिफाइन ट्रेट टू बी प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन सेम और सिमिलर मैनर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. हमारे जितने भी स्टिमुलाइज हमारे एनवायरनमेंट में हैं, हम उसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ज़्यादातर हम सिमिलर चीज़ों पे सिमिलर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. और क्योंकि वो कंसिस्टेंट होता है, सिमिलर होता है, इसलिए हम उसको ट्रेट बोल सकते हैं. ठीक है. दीज आर एंड्योरिंग एंड कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गाइड अ बिहेवियर. तो सिमिलर, कंसिस्टेंट, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं गाइड कर रही होती हैं, डोमिनेट कर रही होती हैं, उसको हम ट्रेट बोल सकते हैं, या उसको एल्पोर्ट ने ट्रेट बोला है. Some of the important characteristics of traits are not theoretical structures or constructs but are real and found within the individual. Traits guides and directs behavior and enable the individual to behave in a particular manner. ट्रेट वो चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, डायरेक्ट करती हैं और हमको इनेबल करती हैं कि हम एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर सकें, पर्टिकुलर मैनर में एक्शन कर सकें या रिस्पॉन्ड कर सकें. तो अगर ऐसा जो जो चीज़ें हमारी बिहेवियर को गाइड कर रही हैं, जो जो चीज़ों की वजह से हम एक पर्टिकुलर मैनर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन चीज़ों को या उन क्वालिटीज़ को ट्रेट बोला गया है. ट्रेट आर वेरीफाइड empirically. Different traits are not absolutely independent of each other but have overlapping functions. तो traits जो हैं, अब ज़रूरी नहीं कि एक इंसान के अंदर एक ही trait हो, बहुत सारे traits हो सकते हैं, but that does not mean कि जो भी different types of trait एक particular इंसान के अंदर incorporated हैं वो separately function नहीं कर रहे हैं. They all are interconnected to each other. वो एक साथ कनेक्टेड है. ऐसा नहीं कि ए ट्रेट तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बी ट्रेट में हम अलग, कहीं ना कहीं एक ट्रेट हमारे दूसरे ट्रेट को कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है. तो देर आर ओवरलैपिंग फंक्शंस जो डिफरेंट ट्रेट्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और वही एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है, हम डिफरेंट ट्रेट्स जो एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. एंड यही इंटीग्रेशन, यही ओवरलैपिंग फंक्शन जो बहुत सारे ट्रेट्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वही क्या बनता है, हमारा पर्सनैलिटी बनता है. इसी चीज़ को एल्पोर्ट ने बोला है. स्टेबल ट्रेट्स कैन ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर
अगर हम बोल रहे हैं कि इंसान के अंदर कुछ ट्रेट्स या कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो स्टेबल रहती हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि दैट स्टेबिलिटी विल बी लाइक लाइफ टाइम। कभी ना कभी आफ्टर 10 ईयर्स में भी ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रेड्स भी चेंज हों। एल्पोर्ट डिफाइन 2 मेजर टाइप ऑफ ट्रेड्स। अब ट्रेड्स की बात करें तो एल्पोर्ट ने 2 तरीके के ट्रेड्स को डिफाइन करा है। पहला है इंडिविजुअल ट्रेड। इंडिविजुअल ट्रेड को बाद में प्री डिस्पोजिशन नाम दिया गया था या टर्म दिया गया था। अब ये वो ट्रेड्स हैं जो यूनिक होते हैं, हर इंसान के अंदर वो पर्टिकुलर ट्रेड होगा जो उसको दूसरे इंसान से अलग करेगा। एल्पोर्ट ने क्या बोला है? एल्पोर्ट हैज डिफाइंड दिस पर्सनल डिस्पोजिशन एज अ जर्नलाइज्ड न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर unique to the individual with the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide consistent and equivalent form of adaptive and stylish behavior। एक ऐसा जो इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के वो न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक इंसान को यूनिक बनाते हैं। उन ट्रेट्स की वजह से, उन प्री डिस्पोजिशंस की वजह से हमारे अंदर जो भी हम लोग बिहेव कर रहे हैं, जैसे भी हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से, अडेप्टिव बिहेवियर से हमारा जो एक्शंस है वो चेंज हो रहे हैं, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? उन इंडिविजुअल ट्रेट्स पे। अ पर्सनल डिस्पोजिशन प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंस इन फंक्शन एंड मीनिंग बिटवीन वेरियस परसेप्शंस, बिलीव्स, actions that are not necessarily equivalent in the natural world or is anyone's else's mind. Personal dispositions have also been defined as morphological trait, और individual traits या personal dispositions को हम morphological traits भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट्स को, ठीक है, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो इन ट्रेट्स पे डिपेंड करता है। दीज डिस्पोजिशंस आर इंपॉर्टेंट एज दे रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। सेकेंड है कॉमन ट्रेट्स, जिनको हम लेटर टाइम पे हमने पहले इनको कॉमन ट्रेट्स बोला जाता था, बाद में ट्रेट्स के नाम से ही हम इनको बोलते हैं या बात करते हैं। दीज आर शेयर्ड अक्रॉस मेंबर्स ऑफ सेम कल्चर। अब ये वो ट्रेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान जिस कल्चर को बिलोंग करता है, उस कल्चर में ये ट्रेट्स नॉर्मली कॉमन होंगे जो बाकी के लोगों में भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। Common traits can be considered abstractions which reflect social values and social norms. These are norms, ठीक है। तो common traits क्या है? common trait वो traits है जो डिपेंड करते हैं हमारी social values पे, कि हम किस तरीके से हमारे अंदर social values को inculcate किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। और वो जो traits होते हैं वो कहीं ना कहीं कल्चर स्पेसिफिक हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रिलीजन स्पेसिफिक हो सकते हैं, एंड रीजन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो वो जो उस पर्टिकुलर रिलीजन, उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर कल्चर पे जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं शेयर्ड होंगे वो ट्रेट्स। दीज ट्रेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सोशल प्रेशर ऑन मेंबर्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि हमको, क्योंकि हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं इसलिए हमको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, तो वो जो ट्रेट्स या वो जो बिहेवियर होता है उनको हम कॉमन ट्रेट्स बोल सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, जो पर्सनल डिस्पोजिशंस थे या इंडिविजुअल ट्रेट्स थे, उनको एल्पोर्ट ने 3 पर्टिकुलर ट्रेड्स या 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कैटेगराइज करा था। कार्डिनल ट्रेड्स बोला गया था, जो पहला ट्रेड है, फिर सेंट्रल ट्रेड एंड फिर सेकेंडरी ट्रेड। इनको हम एक एक करके अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये पर्टिकुलर जो कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड है, सेकेंडरी ट्रेड है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। सो द फर्स्ट ट्रेट इज़ कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट क्या होता है? दीज आर, ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो एक पर्सन का फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। एक पर्सन की पूरी लाइफ इस पर्टिकुलर ट्रेट पे डिपेंड करती है। लोग उसको उस ट्रेट के थ्रू ही जानते हैं, या उसकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट जो ट्रेट कर रहा होता है, उसके बिहेवियर को डोमिनेट जो ट्रेट कर रहा होता है, जिस ट्रेट के बेसिस पे उसकी आगे की पूरी लाइफ क्रिएट होने वाली होती है या लाइफ बनती है, वो ट्रेट कहलाता है कार्डिनल ट्रेट।
अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो जैसे कि उनका जो नॉन वायलेंस का जो थॉट था, जो वो प्रिंसिपल था कि अहिंसा, उन्होंने अहिंसा पे बात करी थी कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, और वायलेंस को उन्होंने नकारा था। तो हम लोग जब नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कब सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम आता है। नार्सिज्म की अगर बात करें तो जैसे हिटलर था, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को हमने कुछ बोलना है तो रादर देन सेइंग कि हम लोग उसको कुछ वर्ड वाइज कुछ बोले, हम कभी कभी बोलते कि ही और शी इज़ बिहेविंग लाइक अ हिटलर। तो क्या हो रहा है, जैसे कि हिटलर का एक पर्टिकुलर नेचर या एक पर्टिकुलर ट्रेड उसकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करता था। उसके फर्दर उसके उसके उसने उसके बाद जितने भी एक्शंस लिए, जितने भी डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस, वो एक्शंस, वो बिहेवियर उस पर्टिकुलर ट्रेड पे डिपेंड करते थे। जैसे हम मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा के अंदर जो ट्रेड था, जो कार्डिनल ट्रेड हम बोल सकते हैं, वो था अल्ट्रुइज्म, परोपकारी। मतलब बहुत ज़्यादा आप दयालु भाव से, आप सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हो। तो वो उनकी मदर टेरेसा की पूरी पर्सनालिटी का फाउंडेशन था। बाकी के उनके जितने भी ट्रेड्स थे, जो भी उनके अंदर खूबियाँ थीं, वो उस पर्टिकुलर ट्रेड से ही निकल के आई थी। तो कार्डिनल ट्रेट क्या है, वो ट्रेट है जो डोमिनेट करता है आपकी पूरी की पूरी लाइफ को भी, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा काइंडनेस हो गया, या अल्ट्रुइज्म हो गया, नार्सिसिज्म हो गया, या कंपैशन हो गया। रही बात सेंट्रल ट्रेट की, सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बिल्ड करते हैं। फाउंडेशन किसने क्रिएट करा पिरामिड का? सेंट्रल ट्रेट ने, सॉरी कार्डिनल ट्रेट ने। लेकिन उस फाउंडेशन के ऊपर और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन बनाएगा, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी उभर के सामने आएगी, वो होंगे सेंट्रल ट्रेट। जैसे कि आउट गोइंग पर्सनैलिटी होना, केयरिंग होना, लविंग होना, ऑनेस्ट होना, या बोल सकते हो इंटेलिजेंट। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एरोगेंस, ये सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल ट्रेट में आती हैं। इसलिए सेंट्रल ट्रेट को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी भी कहा जाता है। 5 से 10 हो सकते हैं पर्टिकुलर इंसान में। कार्डिनल ट्रेट ज़्यादा नहीं होते, 1 या 2, जो फिर आगे की आपकी पूरी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं, और सेंट्रल ट्रेट भी उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अगर कार्डिनल ट्रेट में आपकी लेट से कंपैशन है, या आप नॉन वायलेंस को देख रहे हो, या आप नार्सिसिस्ट हो, तो आपका सेंट्रल ट्रेट हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं लविंग हो, केयरिंग हो। ऐसा नहीं होगा। अगर आपका जो कार्डिनल ट्रेड है वो अल्ट्रुइज्म है, तो आपके पास फिर काइंडनेस एज अ सेंट्रल ट्रेड होगा ही होगा। अल्ट्रुइज्म इज कार्डिनल ट्रेड, उसके सामने से फिर केयरिंग नेचर, काइंडनेस, कंपैशन शो कर देना, लविंग होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर उसमें से ही निकल के आती हैं, जो हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बनाती हैं, और हम एक्सप्रेस कर पाते हैं उन चीज़ों से। तो जो हमारे एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स होता है, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल ट्रेट को हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल ट्रेट क्या है, दीज आर दोज टेंडेंसीज दैट पर्सन ऑफन एक्सप्रेसेस। ठीक है, देन आते हैं हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स। दीज ट्रेट्स आर लेस जनरलाइज, लेस कंसिस्टेंट, लेस रेलिवेंट एज कम्पेयर टू कार्डिनल और सेंट्रल। दीज आर ऑल, तभी इनको सेकेंडरी ट्रेट भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फूड प्रीफरेंसेज ऑफ एक इंडिविजुअल की होती है आर क्वाइट वेरिंग। तो कार्डिनल ट्रेट हमारा क्या है, फाउंडेशन है। फिर उस फाउंडेशन से को बनाने के लिए फिर हमारे पास सेंट्रल ट्रेट आता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। फिर आता है सबसे टॉप में सेकेंडरी ट्रेट, जो कि बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि इस पे ही हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, ऐसा नहीं होता। फूड हैबिट्स हो गई, या कभी कभी होता है कि हम लेट्स से कि हम पब्लिक में जा रहे हैं, लेकिन हम घबराते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। अगर हमको कहीं खड़े होकर स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देना है तो हम घबरा जाते हैं। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी ट्रेट्स बोलते हैं। According to Alpert theory of personality, these are aroused by narrower range of equivalent stimuli and they issue into a narrower range of equivalent responses. These are not overwhelming like cardinal traits, yet it can reflect in a various preferences.
तो कार्डिनल ट्रेट की तरह बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को, बट येस ये बात है कि सेकेंडरी ट्रेट्स भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्रीफरेंसेस, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स सर्टेन सिचुएशन, टुवर्ड्स सर्टेन पर्सन, वो कहीं ना कहीं उस सेकेंडरी ट्रेट पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे फाउंडेशन किसने सेट करी? कार्डिनल ट्रेट ने। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसने बनाए? सेंट्रल ट्रेट ने। पिरामिड का टॉप आप बोल सकते हो सेकेंडरी ट्रेट्स को। नाउ कम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और टॉपिक जो एल्पर्ट ने दिया था, द प्रोपियम, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड। प्रोपियम का मतलब होता है एज पर एल्पर्ट द सेल्फ, और हमारी जो ईगो होता है, ठीक है। Alpert clarified that personality is not bundle of unrelated traits, but they are traits in a personality which have become between them consistent. तो Alpert का मतलब ये था, Alpert जो थे वो ये बोलते थे कि पर्सनैलिटी में हम लोग ये बोल रहे हैं ना अभी तक कि ट्रेट्स होते हैं और बहुत सारे ट्रेट्स मिलके पर्सनैलिटी बनाते हैं, देन दोज ट्रेट्स आर नॉट अनरिलेटेड टू ईच अदर। जो पर्सनालिटी हमारी क्रिएट हो रही है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेट्स, वो कहीं ना कहीं वो 5, 6, 10, 12, 20 जो भी ट्रेट्स एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर होते हैं, दोज ट्रेट्स आर इंटरलिंक्ड, दोज ट्रेट्स आर इंटरकनेक्टेड। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका कार्डिनल ट्रेट लेट्स से अल्ट्रुइज्म है, तो फिर आपका जो सेंट्रल ट्रेड होगा वो कहीं ना कहीं काइंडनेस, लविंग, केयरिंग होगा, जो कहीं ना कहीं अल्ट्रुइज्म से मैच करता हुआ होगा। तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और यही रिलेशन कि एक ट्रेड दूसरे ट्रेड से रिलेटेड है, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वो स्ट्रक्चर जो होता है उसको, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को एल्पर्ट ने एक वर्ड दिया है, प्रोपियम, ठीक है। हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना कि एक के बाद एक के बाद एक दोस्त, जो जितनी भी ईंटें रखी जा रही हैं ट्रेट्स की, वो एक दूसरे से लिंक्ड है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होंगी तो बिखर जाएगा, तो पर्सनैलिटी नहीं बन पाएगी। पर्सनैलिटी कैसे बनती है? वी हैव जितनी भी ट्रेट्स एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, एवरी ट्रेड इज लिंक्ड टू वन अनदर, जो दूसरा ट्रेड है, और उसी के द्वारा हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। हम लोग जो भी एक्ट कर रहे हैं, हम जो भी बिहेव कर रहे हैं, वो हमारे अंदर जो इंटरकनेक्टेड ट्रेट्स होते हैं उन्हीं का एक रिजल्ट है। और यही इंटरकनेक्टेड ट्रेट्स, यही ऑर्गेनाइजेशन आगे हमारा पूरा का पूरा पर्सनैलिटी बनता है। इसको एक वर्ड दिया गया है, प्रोपियम, ठीक है। प्रोपियम क्या होता है? प्रोपियम इज द हाईएस्ट इन द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। तो वही इंटरकनेक्टेड ट्रेट्स जो होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वही स्ट्रक्चर को प्रोपियम कहीं ना कहीं बोला गया है, which consists of all aspects of personality, which brings about inward unity and consistency in the personality. These aspects together in the propium govern the entire organization of personality. I hope आपको ये सब समझ में आया होगा। Another term which has been given by Gordon Allport is functional autonomy. फंक्शनल ऑटोनॉमी में 2 तरीके के फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। पहला है ऑपर्चुनिस्टिक फंक्शन, जिसको हम प्रिजर्वेटिव फंक्शनिंग भी बोलते हैं। दूसरा है प्रोप्रिएट फंक्शन, और इसी से प्रोप्रियम वर्ड निकल के आया है, ठीक है। ऑपर्चुनिस्टिक या प्रिजर्वेटिव फंक्शन क्या होता है? वन थिंग दैट मोटिवेट्स ह्यूमन बीइंग इज द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल सर्वाइवल नीड्स। तो हमारी जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, उनको हम बोलेंगे ऑपर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग या प्रिजर्वेटिव फंक्शनिंग। और वो एक्शन हम रोज़ ले रहे होते हैं, खाना खाना, पानी पीना, या हम बोल सकते हैं ब्रश करना, नहाना, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं जो बेस होती हैं एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की, वो ऑपर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, जो हमारे बायोलॉजिकल अर्जेस या बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो होती हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। प्रोप्रिएट फंक्शन क्या होती है? एल्पर्ट ऑल्सो फेल्ट दैट opportunistic functioning was relatively unimportant for understanding the human behavior. अभी जो हमने प्रिजर्वेटिंग फंक्शनिंग पढ़ी या opportunistic फंक्शनिंग पढ़ी, जो हमारी वो एक्शंस होते हैं जो हम लेते हैं ताकि हम अपनी बायोलॉजिकल अर्जेस जो सर्वाइवल नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए या एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए ऑपर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग के बेसिस पे अगर हम एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे तो वो गलत होगा। तो उसके लिए हमारे पास है प्रोप्रिएट फंक्शनिंग जो एल्पर्ट ने दी है। As he was of the view that most behaviors of individuals are motivated by something very different.
तो अदर देन आर opportunistic functioning, there are many more things और many more urges और many more drives जो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं या हमको मोटिवेट करती हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, और उन ड्राइव्स को या उन फंक्शनिंग को प्रोप्रिएट फंक्शनिंग बोला गया है. दिस डिफरेंट आस्पेक्ट इज वन दैट हेल्प्स एक्सप्रेस वंस यूनिक सेल्फ. और इसी आस्पेक्ट आप बोल सकते हो ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे यूनिक सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं और वही हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं. वही हमको एक इंसान से दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाते हैं. Appropriate functioning. This type of something motivating the functioning of a person in terms of expressing of self was termed as appropriate functioning. Appropriate function can be characterized as proactive, future oriented, psychological. तो वो functionings जो proactive हो, हम फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मतलब कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसको सोच के हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम जो भी सोच के एक्शंस ले रहे हैं, या हमारी प्रोएक्टिविटी उसको सोच के हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, वो सारी की सारी चीज़ें हमको दूसरे इंसानों से अलग करती हैं और वही फंक्शनिंग को प्रोप्रिएट फंक्शनिंग बोला गया है. प्रोप्रिएट जो वर्ड है प्रोप्रियम से आया है, विच इज़ एल्पोर्ट्स नेम फॉर एसेंशियल कॉन्सेप्ट. और प्रोप्रियम का मतलब होता है द सेल्फ, द यूनिक सेल्फ, आर ईगो, जो हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो 10-12 ट्रेड जो एक इंसान के अंदर होते हैं, और वो ट्रेड्स इंडिपेंडेंट नहीं है. दे आर नॉट फंक्शनिंग सेपरेटली, दे आर फंक्शनिंग डिपेंडेंटली. इंटरकनेक्टेड है वो एक दूसरे से, इंटरलिंक्ड है वो एक दूसरे से, और यही इंटरलिंक्ड ट्रेड्स स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. और एक स्ट्रक्चर जो पूरा पर्सनैलिटी का क्रिएट होता है उसको ही कहीं ना कहीं एल्पोर्ट ने प्रोप्रियम बोला है. He considered proprium in two basic viewpoints, phenomenological and functional. तो प्रोप्रियम को 2 व्यू पॉइंट से हम पढ़ते हैं. पहला है फिनोमिनोलॉजिकल मीन्स. इट मीन्स द सेल्फ इज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉट इट एक्सपीरियंसेस. एल्पोर्ट सजेस्ट दैट द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ a person experiencing that is what the person seen as most essential or important and not incidental or accidental. It means warm as against being cold in terms of emotions. तो basically phenomenological का मतलब है वो सेल्फ जो हमारा जो क्रिएट हो रहा है या जो बन रहा है किस चीज़ से, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस से हमारे जितने भी जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जो भी हम बिहेवियर पोर्ट्रे करते हैं, वो बिहेवियर वो एक्शंस हमारे सेल्फ को क्रिएट कर रहे हैं, जिसको फिनोमिनोलॉजिकली बोला गया है. अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट इट डेवलप्स थ्रू 7 स्टेज. अब रही बात फंक्शनल एस्पेक्ट की, तो फंक्शनल एस्पेक्ट जो हमारे पर्सनालिटी को क्रिएट करता है, तो पहला जो एस्पेक्ट था वो था फिनोमिनोलॉजिकल, मतलब कि वो सारे चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट कर रहे हैं, राइट. दूसरा है फंक्शंस. अब वो कौन से फंक्शंस हैं जो हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी को बना रहे हैं. ऐसे 7 फंक्शंस हैं जो एल्पोर्ट ने बताए हैं. पहला है सेंस ऑफ बॉडी, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सटेंशन, सेल्फ इमेज, रैशनल कोपिंग एंड प्रोप्रिएट स्टाइलिंग, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस डिस्कस दीज 7 स्टेजेस. यहाँ पर बिलो आना चाहिए, चलो कोई नहीं. तो फर्स्ट इज सेंस ऑफ बॉडी या सेंस ऑफ बॉडीली मी. जो स्टार्टिंग में जब छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, स्टार्टिंग में वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है. इट इज़ परसीव व्हेन इन्फेंट कैन अंडरस्टैंड देम सेल्फ थ्रू सेंसेशंस. अपने जो भी उसके हाथ पैर होते हैं उसको समझने की कोशिश करता है, जितने भी सेंसेशंस से वो गुजर रहा होता है, जो भी उसको बॉडीली सेंसेशंस होते हैं उससे वो समझने की कोशिश करता है कि वो क्या है, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी, मतलब उसके बॉडी में कौन सी चीज़ क्या है. उसके जो आइज़ होती हैं, आइज़ को यूज़ करके वो देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, अपनी सराउंडिंग्स को नाक की मदद से सूंघने की कोशिश करता है. तो ये सारी चीज़ें बॉडीली जो सेंसेस होते हैं उसको यूज़ करके अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है. देन आफ्टर दैट उसको एक सेल्फ आइडेंटिटी का सेंस आता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग whom they are by having a
significance in their name. This can give them a sense of how they are and what they can mean socially. तो जब अपनी बॉडी के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू अपने आप को समझने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर वो ये डिसाइड या उसको ये समझ में आता है कि वो एक्चुअली में है क्या, उसकी आइडेंटिटी क्या है. Later on, after that, after sensing all the bodily, after experiencing all the body senses, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के बाद उसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम का जो फीलिंग या इमोशंस क्रिएट होते हैं, वो होते हैं 2 से 4 साल की उम्र में. With having a sense of who they are in this stage, they want to form a independent, yet that can be stepped away from an adult supervision. तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? सेंस ऑफ प्राइड, कि अभी वो 2 से 4 साल का है, तो अभी उसको समझ में आ गया कि ना, अभी मैं ये सब चीज़ें खुद करूँगा. लाइक वो इंडिपेंडेंस का जो सेंस होता है कि अभी मुझे कोई सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें खुद करने की ट्राई करूँगा या खुद करना चाहूँगा. तो ये जो सेंस आता है, सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये इस दौरान आता है. आफ्टर दैट देन लेटर स्टेज में जब बच्चा पहुँचता है, तो उसमें आता है sense of self extension. In this stage, the child can see their body and extend to toys. The word that seem to be stated in their mind is mine. तो यहाँ पर सेल्फ एक्सटेंशन का मतलब आप बोल सकते हो, अब जो चाइल्ड है वो अपने आप को वर्ल्ड को दे रहा है, यानी कि अब वो अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. प्लेइंग विद द टॉयज, प्लेइंग विद वट एवर ही और शी फाइंड इन द हाउस और नियर बाय जो भी है, तो उन सब से वो अपनी सराउंडिंग्स में उसने जो भी चीज़ें उससे इंटरैक्ट करके अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है टू द नेचर. एक उस अब नेचर से, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. After that, emergence of self-image comes. There seems to be an awareness of the good me and the bad me. तो यहाँ पर आती है सेल्फ इमेज की बारी, मतलब कि अभी उसको अपने आप को ये समझ रहा है, या उसको ये एहसास हो रहा है कि कौन सी क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ है, मेरे लिए क्या बुरी चीज़ है. दैट कैन ब्रिंग अप व्हाट दे एक्सपेक्ट अदर्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. इन दिस स्टेज सर्टन गोल्स दे सी फॉर देमसेल्फ आर ब्रॉट अप. ठीक है. देन इमर्जेंस ऑफ सेल्फ एज अ रैशनल कोपर. 6 से 12 साल के बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? एट दिस स्टेज इट इज़ ब्रॉट टू द अवेयरनेस दैट थॉट्स कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स. अभी वो रैशनली, नाउ दिस इज़ द स्टेज, अभी आफ्टर जब वो उसको समझ में आ गए गुड और बैड क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत वो समझने लगे हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर देम, व्हाट इज़ बैड फॉर देम, अब क्या करने से उसके साथ क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें समझने लग गए हैं, तो अभी वो रैशनलाइज सोचने भी लगे हैं. तो लेटर स्टेज में आके वो रैशनल थिंकिंग पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. प्रॉब्लम्स को सोच के भी सॉल्व किया जा सकता है, कि हम सोच के कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है इन दिस स्टेज. नाउ दैट कम्स द इमर्जेंस ऑफ प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, 12 साल एंड अबव. इस स्टेज में क्या हो रहा है? इट इज़ बिलीव दैट फ्यूचर गोल्स आर बिल्ड टू गिव अ सेंस ऑफ मीनिंग टू लाइफ. इस समय 12 साल या उससे बड़े के जो बच्चे होते हैं, वो अपनी लाइफ को फ्यूचरिस्टिकली देखना शुरू कर चुके हैं. अब उन्होंने अपने माइंड में फ्यूचर गोल्स क्रिएट कर लिए हैं, जो उनको सेंस, एक पर्पस ऑफ लाइफ का वो जो फीलिंग होता है वो दे रहे हैं. नाउ आई हैव टू, अगर मुझे ये बनना है तो मुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा. Alport view a healthy person to create problems by making future goals that can be seen as unattainable in many cases. This sense of creating this long-term goals is said to differentiate from other stages, even from having a healthy or sick personality. Then comes later. ये तो यहाँ तक तो हमारा एक तरीके से चाइल्ड का डेवलपमेंट था. तो आफ्टर दैट अडल्टहुड में जब एंटर करता है, तो हमारी जो लास्ट स्टेज हम बोल सकते हैं वो होती है अडल्टहुड वाली. द सेल्फ इज सीन एज द नोअर हु कैन बी अवेयर ऑफ एंड सरपास 7 अदर अप्रोप्रिएट फंक्शंस. तो ये सारी की सारी फंक्शनिंग्स को सरपास करके हम क्या किस में एंटर कर रहे हैं? एज अ नोअर, एज एन अडल्ट हम लोग एंटर कर रहे हैं. व्हेन गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस यू अपीयर टू यूज सेवरल और इवन ऑल डेली टास्क एंड एक्सपीरियंसेस. तो सारी स्टेजेस से जो गुजर चुका है कोई बच्चा, तो अब उसको उसके सेंस पे ये समझ में आ रहा है कि नाउ ही और शी नोज एवरीथिंग. नाउ ही इज़ एन अडल्ट, शी इज़ एन अडल्ट.
ठीक है, अब वो एक अडल्टहुड में आ गया है, तो उसको सब पता है, वो सारी की सारी जो भी उसने पिछली जो लर्निंग्स की थी, हमारी जो पिछली स्टेजेस थी, ये सारी की सारी उसकी जितनी भी लर्निंग्स थी प्रोप्रिएट फंक्शनिंग की, उसको सरपास करके अब वो आगे बढ़ रहा है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल कैसे डेवलप करता है टूवर्ड्स प्रोप्रियम पर्सनैलिटी। बेसिकली उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे शेप ले रही है, ये एल्पोर्ट ने डिफाइन करा है इन पर्टिकुलर स्टेजेस से, टिल द पर्सन अटेन्स अडल्टहुड और एंटर्स अडल्टहुड। तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या या वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैसे शेप कर रहा है, ये हमने समझा। सो आई थिंक आपको ये सारे की सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। एल्पोर्ट की जो थ्योरी है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है डिफरेंट। फर्स्टली हमने ट्रेट्स के बारे में पढ़ा कि एल्पोर्ट ने 3 तरीके के ट्रेट्स को डिफाइन करा है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स। कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर इतने सारे ट्रेट्स होते हैं जो उसको दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करते हैं। ये सारे जो ट्रेड्स जो हमने अभी पढ़े थे, हमने समझे थे, ये इंडिविजुअल ट्रेड्स या पर्सनल प्री डिस्पोजिशंस के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली वी हैव 2 ट्रेड्स, इंडिविजुअल ट्रेड्स जिनको हम प्री डिस्पोजिशंस बोल सकते हैं, एंड कॉमन ट्रेड्स जो पर्टिकुलर रिलीजन पर्टिकुलर कल्चर में सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं वो ट्रेड्स। इन्हीं इंडिविजुअल ट्रेड्स को फर्दर कैटेगराइज करा गया है कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स में। कार्डिनल ट्रेड्स हमारे फाउंडेशन ट्रेड्स होते हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। वो इंसान उससे जाना जाता है, उसकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, उसके आगे उसके जो बिहेवियर्स हैं, जो वो एक्शंस इन फ्यूचर लेने वाला है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इस कार्डिनल ट्रेड्स पे डिपेंड करते हैं। नार्सिसिज्म, काइंडनेस, कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, ये सारे के सारे कार्डिनल ट्रेड्स हैं। सेंट्रल ट्रेड्स एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। फाउंडेशन तो हमने बना दी कार्डिनल ट्रेड्स से, अब उस फाउंडेशन को आगे बिल्ड करने के लिए हमको कुछ सेंट्रल ट्रेड्स भी चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी बोला जाता है। वो अलग नहीं होते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विद कार्डिनल ट्रेड्स। अगर हमारा कार्डिनल ट्रेड अल्ट्रुइज्म है तो फिर हमारे सेंट्रल ट्रेड्स में अल्ट्रुइज्म का ही कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना कि अंश आएगा। काइंडनेस आ जाएगी, हमारा केयरिंग नेचर होगा, हमारा लविंग नेचर होगा, फॉरगिविंग नेचर होगा। ये सारे के सारे सेंट्रल ट्रेड्स में आते हैं जो कहीं ना कहीं लिंक्ड है विद हमारे कार्डिनल ट्रेड्स। देन कम सेकेंडरी ट्रेड्स। जो कार्डिनल ट्रेड्स और सेंट्रल ट्रेड्स के को अगर हम कंपेयर करें तो उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पर्सनालिटी सेकेंडरी ट्रेड्स पर डिपेंड करती है, ऐसा नहीं होता है। हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड पे ही डिपेंड करती है। बट सेंट्रल ट्रेड सेकेंडरी ट्रेड्स जो होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को एक तरीके से एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, मतलब इसलिए उनको सेकेंडरी भी बोला गया। दे कैन बी चेंज्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारी फूड प्रेफरेंसेस हो गई, एंड जैसे हम कभी कभी होता है कि बचपन में हमारे अंदर स्टेज फ्राइड होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद हमारे जो हम लोग अपने ऊपर जो वर्क करते हैं उससे हमारा जो स्टेज फ्राइट है वो कॉन्फिडेंस से बदल जाता है। तो स्टेज फ्राइट होना बचपन में लोगों के सामने जाके थोड़ा एंक्शस फील कर देना कि बहुत सारे लोगों के साथ हम बात नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी ट्रेट में आएंगी। या फूड प्रेफरेंसेस कि अगर हमको यही चीज़ पसंद है, हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते बिकॉज वी डोंट लाइक इट, तो दीज कम्स अंडर सेकेंडरी ट्रेट। देन हमने डिस्कस करा प्रोप्रियम क्या होता है, द सेल्फ, द ईगो, जो हमारे अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। एल्पोर्ट के मुताबिक हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं और ये ट्रेट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होने के वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। उसी बिल्डिंग को ही हम पर्सनैलिटी कह रहे हैं, या हाईएस्ट पॉइंट उस बिल्डिंग का प्रोप्रियम कहलाता है। ठीक है। देन हमने बात करी फंक्शनल ऑटोनॉमी की। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि गॉर्डन एल्पोर्ट ने 2 तरीके के फंक्शंस दिए थे। मतलब कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो 2 तरीके के फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, या 2 तरीके के फंक्शनिंग से कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। पहला है ऑपर्चुनिस्टिक फंक्शन या प्रिजर्वेटिव फंक्शनिंग। वो फंक्शंस या जो हमारी बायोलॉजिकल या सर्वाइवल नीड्स होती हैं, जो हमारी बॉडीली नीड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो एक्शंस ले रहे हैं, जो बिहेवियर्स कर रहे हैं, जो फंक्शनिंग्स कर रहे हैं, उनको हम ऑपर्चुनिस्टिक या प्रिजर्वेटिव फंक्शनिंग बोल सकते हैं। एंड दीज आर बेसिकली रिएक्टिव, पास्ट ओरिएंटेड एंड बायोलॉजिकल।
कि हम पास्ट में जो जो करते आ रहे हैं हम आज भी वही करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारा जो जर्नल फंक्शनिंग्स होती हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, हेयर कोम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक या प्रिजर्वेटिव फंक्शनिंग में आएंगी। दे आर प्रिजर्वेटिव, मतलब उनका नाम प्रिजर्वेटिव इसीलिए दिया गया क्योंकि वो प्रिजर्व रहेंगी। ऐसा नहीं कि हम एक टाइम पे ब्रश करना ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे हम खाना ही खाना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। बायोलॉजिकली हमको वो चीज़ चाहिए, हम बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो हमारे प्रिजर्वेटिव नीड्स में आ जाएंगे। पास ओरिएंटेड जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो भी हमारे प्रिजर्वेटिव फंक्शनिंग्स में आ जाएंगे। देन हमने बात करी फंक्शनल ऑटोनॉमी में हमारे सेकेंड फंक्शन की, जो हम बोलते हैं प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। ये ज़्यादातर प्रोएक्टिव होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, और वो एक्शंस या वो बिहेवियर्स होते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोप्रिएट फंक्शनिंग बोला गया है। प्रोप्रिएट वर्ड प्रोप्रियम से ही आया है, और प्रोप्रियम का मतलब होता है हमारा सेल्फ, आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट, एसेंशियल सेल्फ या आर यूनिक सेल्फ। देन हमने बात करी फिनोमिनोलॉजिकल एंड फंक्शनल। फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट मतलब हमारे जो प्रोप्रियम है, जो वर्ड है, उसको दो तरीके से समझा गया है, एक तो फिनोमिनोलॉजिकली और एक फंक्शनली। फिनोमिनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे मतलब जो भी हमें एक्सपीरियंस है, हमारी जो सराउंडिंग्स है उसमें हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके हिसाब से जो हम एक्शंस ले रहे हैं वो, और फिर हम लोग जो हमारी जो पर्सनैलिटी क्रिएट हुई है विद द फंक्शंस, वो हमारी पर्सनैलिटी है। तो दो तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को हम बना सकते हैं। एक हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि हम फ्यूचरिस्टिक होके हम जो सोच रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं तो उसके लिए हम अभी से एक्शंस लेना शुरू करेंगे। एक वो एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं। एक होते हैं एक्सपीरियंसेस जो एक इंसान 7 स्टेजेस से गुजर के अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है या क्रिएट करता है। वो 7 स्टेजेस राइट फ्रॉम द बर्थ टिल अ पर्सन अटेन्स अडल्टहुड, ठीक है, अडोलसेंस की एज में आता है या अडल्टहुड में एंटर करता है, तब तक हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो जो स्टेजेस से गुजरे हैं वो सारे के सारे फंक्शंस हमारे पर्सनैलिटी को बनाते हैं। सेंस ऑफ बॉडी, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सटेंशन, इमेज, रैशनल कोपिंग, प्रोप्रिएट थ्राइविंग, ये 7 स्टेजेस हैं। उसके बाद हमारे जो लेटर स्टेज आती है वो होती है अडल्टहुड की स्टेज, ठीक है। एंड ये था हमारा एल्पर्ट थ्योरी या गॉर्डन एल्पर्ट थ्योरी ऑफ ट्रेट या ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आने वाली हूँ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। UGC नेट पेपर कोड 04 के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो काइंडली कंसिडर माय वीडियोस एंड कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय बाय।